हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश। आज हम लोग कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता विलियम वर्ड्सवर्थ ने 3 सितंबर 1802 में रचना किए थे। अंग्रेजी साहित्य के सुविख्यात कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई। ये इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के अग्रणी व्यक्ति थे। अभी तक हम लोगों ने जो इनकी कविताओं का आनंद उठाया है वो डैफोडिल एंड विल द सॉलिटरी रीपर्स हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइंस कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। लाइंस कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज एक सोनेट है, इसलिए पहले जान लेना ज़रूरी है कि सोनेट होता क्या है। सॉन इट इसका उच्चारण है। ये एक 14 लाइन की कविता होती है। इसको पेट्रार्चन सोनेट या इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इसमें पहली 8 पंक्तियों को ऑक्टेव कहा जाता है, जिसमें एक प्रॉब्लम को व्यक्त किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है या एक इमोशनल टेंशन को व्यक्त किया जाता है। और अंतिम 6 पंक्तियाँ सेस्टेट कही जाती हैं। ये इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हैं, क्वेश्चंस को आंसर करती हैं एंड टेंशन को रिलीव करती हैं। जो दूसरी मेजर फॉर्म है सोनेट की, उसे इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802 को एक पेट्रियार्कन सोनेट के रूप में विलियम वर्ड्सवर्थ ने रचित किया था। इसमें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं लंदन को एंड रिवर थेम्स को, जो कि उन्होंने दृश्य देखा वेस्टमिंस्टर ब्रिज से अर्ली मॉर्निंग में। पोएम को समझने से पहले चलो एक बार हम लोग पोएम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लें। विलियम वर्ड्सवर्थ बीइंग अ ट्रू नेचर लवर, जैसा कि हम लोग जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रकृति प्रेमी हैं। वह इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट के पायोनियर रह चुके हैं। वह ओवर ऑड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे बाय द ग्लोरी, साइलेंस एंड अनएक्सप्लेनेबल ग्रैंडियर दैट नेचर हैज़ ऑफर्ड टू हिम। उस समय प्रकृति ने उनके सामने जो अविस्मरणीय सौंदर्य प्रस्तुत किया था, गौरव में था, शांति का था, वह उससे विभूषित हो गए थे। द पोएट इज क्रॉसिंग द वेस्टमिंस्टर ब्रिज इन लंदन विद हिज सिस्टर डॉरथी एट द क्रैक ऑफ डॉन। पोएट वेस्टमिंस्टर ब्रिज लंदन क्रॉस कर रहे थे। ये आइकॉनिक ब्रिज है जिससे लंदन का परिचय मिलता है। वह एट द क्रैक ऑफ डॉन यानी कि प्रातः बेला 5-5:30 बजे के समय जब वो क्रॉस कर रहे थे, तो ही इज़ अमेज्ड बाय द सेरेनिटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द सिटी। तो इस शहर की जो निस्तब्धता है, जो शांति है, उससे वह अमेज्ड हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। और यह कविता उसी आश्चर्य की परिणति है। Earth has not anything to show more fair, dull would he be of soul who would pass by, a sight so touching in its majesty। पहले ही कवि जो हैं वह व्याख्या दे रहे हैं कि पृथ्वी के पास इससे सुंदर कोई भी चीज़ दिखाने लायक नहीं है, और वह हृदय, वह आत्मा मंद होगी जो ऐसे भव्य दृश्य को बिना देखे यहाँ से गुजर जाए। डल वुड ही बी ऑफ सोल, उसका जो सोल है, आत्मा होगा, वह बहुत ही डल होगा, मंद होगा, जो यहाँ से गुजर जाएगा इस भव्य खूबसूरती को देखे बिना। द सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air। आगे कवि बता रहे हैं कि यह सिटी एक गारमेंट को पहना हुआ है। क्या चीज़ को? तो ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। यहाँ पे ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग को एक वस्त्र की तरह बताया जा रहा है जो सिटी ने पहना हुआ है। और ये ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग कैसा है? साइलेंट एंड बेयर है, एकदम शांत है एंड ओपन है। और इस ओपन एटमॉस्फेयर में साफ साफ दिखाई दे रहा है शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स। डोम्स क्या होते हैं? गोलाकार आकृति वाले बिल्डिंग्स को डोम्स कहा जाता है। तो इस
बेयर एटमॉस्फेयर में शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से एक कैमरा का पैनोरामिक व्यू लिया जाता है, उसको घुमाया जाता है, तो क्या दिखाई दे रहा है? ओपन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। ये दृश्य फील्ड्स की तरफ भी जा रहा है, यानी कि वो बता रहे हैं कि वहाँ पे कंट्री साइड एंड इंडस्ट्रियल साइड दोनों को लंदन ब्रिज जोड़ रहा है। और इस प्रातः काल की बेला में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओपन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, पूरी स्काई दिखाई दे रही है। और कैसा दिखाई दे रहा है? ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। सब कुछ उज्जवल दिखाई दे रहा है, सब कुछ चमक रहा है इस स्मोकलेस एयर में। क्यों? क्योंकि अभी कोई पोल्यूशन नहीं हुआ है, प्रातः काल की वेला है, इंडस्ट्री से स्मोक नहीं निकला है। तो इस ओपन एयर में सब कुछ ब्राइट एंड ग्लिटरिंग दिखाई दे रहा है। अभी तक ऑक्टेट में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से कवि उस प्रातःकालीन भव्य दृश्य की इमोशंस को व्यक्त किया है। अब सेस्टेट में उस इमोशंस को रिलीव करेंगे। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, नेर सॉ आई, नेवर फेल्ट ए काम सो डीप, the river glideth at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty heart is lying still. यहाँ कवि बता रहे हैं कि सूरज इतनी सुंदरता के साथ अपनी पहली किरण को कभी नहीं दिखाया था। नेवर डिड द सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर। जो पहली खूबसूरती है, इस तरह का खूबसूरत सूर्य आज तक पहले नहीं हुआ था। किसी भी वैली में, किसी भी घाटी में, किसी भी पहाड़ पर या छोटी पहाड़ के ऊपर। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट, यहाँ नियर नहीं है, वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी दिया हुआ है, उससे वी हटा हुआ है, वी ओमिटेड है राइम को मेंटेन करने के लिए। तो नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट ए काम सो डीप, इस तरह की शांति न मैंने आज तक देखी है और न आज तक महसूस की है। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल, यहाँ बता रहे हैं कि नदी भी अपनी अपनी गति के साथ वो चल रही है। यहाँ रिवर को भी पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीय रूप दिया गया है कि वह अपनी इच्छा से, जैसे व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है, इस तरह से रिवर भी ग्लाइड कर रही है, उसका स्मूथ मूवमेंट हो रहा है एट हिज ओन स्वीट विल। और ये सब भव्य दृश्य देखकर वो इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान को धन्यवाद देते हुए ये बता रहे हैं कि वेरी हाउसेस सीम स्लीप। यहाँ पे हाउसेस को भी पर्सोनिफाई किया गया है, ऐसा लग रहा है कि वह सोया हुआ है, घर जो है वह सोया हुआ है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, और वह माइटी हार्ट यहाँ लंदन के इंडस्ट्रियल पार्ट को कहा जा रहा है कि एक तरफ इंडस्ट्रियल पार्ट है, एक तरफ नेचर है, और इन दोनों चीज़ों को लंदन की आइकॉनिक ब्रिज वेस्टमिंस्टर ब्रिज जॉइन करती है। तो बता रहे हैं कि एक तरफ वह माइटी हार्ट, लंदन का वो जो माइटी हार्ट है, वह लाइंग स्टिल है, वह स्थिर है। इस तरह से कविता का पूर्णाहुति होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की भावनाओं का अभिव्यक्ति हो रहा है। पोएम में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है उसमें सबसे अधिक यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन क्या है? द एट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग नॉन ह्यूमन। जो अमानव है, जो मनुष्य नहीं है, उसको मनुष्य के गुणों से जोड़ना ही पर्सोनिफिकेशन होता है। दिस सिटी नाउ डज लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट एंड बेयर। यहाँ पे पोएट पर्सोनिफाई करता है सिटी को एज अ पर्सन वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स। द रिवर ग्लाइडेथ एट हिज ओन स्वीट विल, यहाँ पे पोएट पर्सोनिफाई करता है रिवर को एज अ पर्सन मूविंग ऑन हिज वे एट हिज ओन फ्री विल, अपनी इच्छा से वो चल रहा है नदी। डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, यहाँ पे पोएट पर्सोनिफाई करता है हाउसेस को एज पीपल हु आर स्टिल अस्लीप इन द अर्ली मॉर्निंग, लोग जो अभी भी सोए हुए हैं प्रातःकाल। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, यहाँ पे पोएट पर्सोनिफाई करता है माइटी हार्ट को, द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्री को, लंदन के, एज अ पर्सन हु इज स्टिल अस्लीप। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन का कैसे और कितना यूज़ किया गया है।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास। आशा करते हैं कि यह पोएम तुम लोगों को समझने में आसानी आया होगा, अच्छी तरह से समझे होगे। अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वंस अगेन।